प्लीज। सभापति महोदय, राजस्थान का यह विधानमंडल आज ऐसे वर्ग की उत्थान और बहबूदी के लिए लाए हुए एक कानून पर चर्चा कर रहा है जिसको जंगे आज़ादी में महात्मा गांधी ने भगवान का जन कहा था, और आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार उद्देश्यों और कारणों के कथन के अंदर आपने डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल के आर्टिकल 46 का उल्लेख करते हुए इस बिल को आप लेकर आए हैं, और उसमें लिखा कि राज्य सरकार जनता के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और आर्थिक व सामाजिक हितों की सुरक्षा करते हुए उनके शोषण की संरक्षण करेगी। यानी इतने वर्ष बाद भी ये बिल, और इस बिल के अंदर बिल की आत्मा यह कह रही है कि हम उन लोगों को मुख्य धारा में लाने में विफल रहे। मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने दो परिपत्र का उल्लेख किया। एक परिपत्र जो 4/9/2012 को इसी प्रशासनिक सुधार आयोग पर राजस्थान आयोजन ग्रुप वहां ने निकाला, और एक 28/12/2016 को। सभापति महोदय, अगर आप देखें इस पूरे बिल के पारण के पश्चात जिन कमेटियों का गठन होगा, जो आप परिपत्र जारी करेंगे, वो लगभग हूबहू होगा। यानी इन सब के पश्चात भी सरकार की मंशा की यह सवाल ये उठता है। मैं निवेदन करूं कि जन घोषणा पत्र आपने बनाया और उसको जन घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया, और आपने उसमें कहा कि ट्राइबल प्लान, शेड्यूल कास्ट सब प्लान को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा उसके लक्ष्य के अनुसार राशि खर्च करने को सुनिश्चित करने के लिए कारगर नीति लेकर आप आएंगे और प्रत्येक 6 माह में समीक्षा करेंगे। यह कमिटमेंट था राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के आवाम के साथ आपका। और उसके बाद आपकी तंद्रा कब टूटी मंत्री महोदय? आपकी तंद्रा टूटी 2021-22 में। समय गुजरता गया, काल का चक्र चलता गया, और 2021-22 में आपने बजट पैरा 114 में घोषणा की कि हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के कम्युनिटी के समावेशी विकास के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 100 करोड़ का विकास बोर्ड की गठन करते हैं। और उसके बाद उस 100 करोड़ के बारे में मैं आगे बताऊंगा, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा। यही पूरा आंकड़ा मैं बोलने वाला था। सभापति महोदय, जब डेडिकेटेड आप किसी डेवलपमेंट फंड का जिक्र करते हो और उसके बाद उसके व्यय का जिक्र करते हो, तो सरकार की मंशा शीशे में साफ दिखाई देने लगती है। और निश्चित तौर पर मंत्री महोदय जरूर बताएं कि ये जो आपका 2021-22 के बजट पैरा 114 के अनुसार घोषणा थी, उसके अनुसार आपने कितनी राशि 100 करोड़ के उस बजट फंड के अंदर, डेवलपमेंट फंड के अंदर कितनी राशि खर्च की। और 2021-22 में फिर आप घोषणा करते हैं कि हमें इस राशि को बढ़ाकर बजट पैरा में कि राशि को बढ़ाकर हम राशि को बढ़ाएंगे नहीं। इसके साथ एक घोषणा बड़ी की कि आपने कहा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास अधिनियम बनाएंगे। 1 साल पहले आपने इसी सर्वोच्च सदन के अंदर यह घोषणा बजट में मुख्यमंत्री जी से करवाई। 1 साल तक आप विराजे रहे। दोबारा अब इस बार जब आप आए हैं, इस बार आपने बजट पैरा 22-23 के अंदर, बजट 22-23 में पैरा 54 में 100 करोड़ की राशि ST, ST डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ किया। और राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग, एलोकेशन, यूटिलाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल 2022 जो सदन में आप लेकर आए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने खुद ने क्या माना है। मैं समझता हूं बिल जब हम ड्राफ्ट करते हैं, हम रहे ना रहे, ये सदन की कार्रवाई और ये जो सदन के सामने हम बिल रखते हैं ये रहेंगे। आपने मंत्री महोदय 5वीं पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया और ये कहा कि उस समय अनुसूचित जनजाति के लिए और 6ठी पंचवर्षीय योजना में 5वीं अनुसूचित
जनजाति के लिए 5वीं योजना में और 6ठी में अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोजना के लिए बजटीय प्रावधान किया। बहुत अच्छा है। और आप फिर ये कहते हैं परंतु इनका लाभ नहीं मिला उनको, और इसलिए आप इतने साल के बाद इस बिल के माध्यम से SC ST विकास अधिनियम जो डेवलपमेंट फंड लेकर आए हैं। मैं सदन का ध्यान इस बिल के सेक्शन 3 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के आवंटन वार्षिक बजट का अनुपात होगा जो राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगा। यह आप कह रहे हैं सेक्शन 3(2) में। सेक्शन 3(1) का जिक्र सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने किया। मैं सदन का समय जाया नहीं करूंगा, परंतु आपने क्या किया सभापति महोदय, दो तरह की बात है। आजकल ये मैसेज की राजनीति, ये एक शब्द पकड़ लिया और सदन के नेता का तो तकिया कलाम हो गया। हम मैसेज की राजनीति करना चाहते हैं या वनरेबल ग्रुप को वास्तव में हम लाभ देना चाहते हैं? आप ये जो SC ST डेवलपमेंट एक्ट लेकर आए हैं और जनसंख्या का जिक्र कर दिया, राजस्थान में आभास दे दिया कि नया युग का प्रारंभ हो गया। अब राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उनको बजट के अंदर अधिकार मिलेगा। इस एक्ट के बाद में आज 2011 की जनगणना SC की 17.83, ST की 13.48, कुल मान लो 32 भी मानूं, और मैं आपका बजट 2022-23 पैरा 216 जिसमें बजट साइज का जिक्र किया है मार्गोपाय रकम सहित, वो है 3,46,182 करोड़ 83 लाख का। मैं बैठा वो गणित निकाल रहा था सभापति महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री नहीं आई गणित में। मैं एक झटके में पास हुआ हूं, इसलिए मैंने एक झटके में इसको निकाला, और ये लगभग 1,13,082 करोड़ के लगभग आती है। मैं उस बजट को खोज रहा था, इस पूरे बजट साइज के अंदर मैं 32% उस राशि का अलोकेशन ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला। मैं समझता हूं, और इसके साथ ही सभापति महोदय, ये जो हमारी वार्षिक योजना जिसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, योजना के व्यय करते हैं, जो प्लान एनुअल प्लान बनता है, मंत्री महोदय, बजट एट ग्लांस 2022-23 पेज 1, आपका इस साल का प्लान है 1,59,655 करोड़, और इसके अंदर SC ST के 32% का हिस्सा। मैंने सोचा चलो बजट साइज के अंदर तो वेज एंड मीन्स भी है, बाकी चीजें भी है, तो प्लान जो आपने पेश किया इसके अंदर तो निश्चित तौर पर जब बिल लेकर आए हो, इस मंशा के साथ लेकर आए हो कि SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में एलोकेशन मिलेगा, मैंने इसमें भी ढूंढने का कोशिश की सभापति महोदय। ये जो बजट एट ग्लांस में मुझे जो एक बात दिखी वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, बाकी बातें उन्होंने बता दी। मैंने सोचा चलो इसका आंकड़ा मिला के देखें। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान पेंशन, ये सारी मिलाकर, और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के मैट्रिक और सारा मिलाकर ये होता है 12,578 करोड़। चलो इसमें सारी मान ली मैंने। अगर इसको भी मैं देखूं प्लान साइज के साथ जोड़कर तो कहीं अनुपात निकलता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आपने इसी बजट के जो आपने फाइनेंशियल जो वित्तीय ज्ञापन लिखा है उसमें 500 करोड़ के एलोकेशन की बात लिखी है। मैं पूछना चाहता हूं, इस बजट हेड में हो सकता है सभापति महोदय, मैं अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझता, मंत्री महोदय ज्ञानवान है और सामने ऑफिसर गैलरी का असिस्टेंस है। आप मुझे बता दो कि 500 करोड़ का जो बजटीय प्रावधान आपने फाइनेंशियल मेमोरेंडम में इसमें लिखा है, ये किस बजट हेड में ये मुझे बता देते तो बहुत ठीक रहता। ये ठीक वैसे ही बात है, पिछली बार आपने क्या किया था, 100 करोड़ की बात तो हुई। आपने घुमंतु और विमुक्त समाज के लिए डीनोटिफाइड ट्राइबल पॉलिसी लेकर आएंगे और 50 करोड़ का प्रावधान किया आपने। मेरा आरोप है 1 रुपया खर्च किया तो बता देना मेरे को आपने काय में खर्च किया। और आपने ये जो अभी 21-22 के अंदर जिस SC ST डेवलपमेंट फंड का जिक्र 100 करोड़ का किया, आप अपने आंकड़े से बता देना
ये 10 करोड़ 82 लाख से ज्यादा राशि अगर आपने खर्च की है, मैं उन सारी टेबल को पढ़ूंगा, समय लगेगा। मैं समझता हूं मंशा क्या है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं सभापति महोदय। अगर इनकी मंशा होती तो जन घोषणा पत्र की वो घोषणा, जिस घोषणा में इन्होंने कहा हम कारगर नीति भी बनाएंगे, 6 महीने में समीक्षा भी करेंगे और SC/ST का बजट का अलग से प्रावधान करेंगे, उसको इतने दिन तक आप रखते नहीं। अब आप ने क्या बात की, आपने कहा ना जन घोषणा पत्र, अधिकृत दस्तावेज, सारे बैकलॉग समाप्त कर देंगे। मैं सभापति महोदय आपको वहां से बोलते हुए देख रहा था, आपसे ज्यादा ज्ञानवान यहां कोई नहीं होगा। इस बैकलॉग की बात आप भी कर रहे थे मंत्री महोदय, ये आपका सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपका जन घोषणा पत्र, और आपने क्या कहा को प्रदेश भर की अनुसूचित जातियों की बस्ती में बिजली, पानी, लिंक रोड होगी, सारी सुविधा दे दी आपने। महाराज अगला बजट जब आप पेश करोगे ना, तब घंटी बज रही होगी चुनाव की, तब कोटा की जनता आंख दिखाना चालू कर दोगे, तब इस प्रकार जो आज मुस्कुरा रहे हो ना चेहरे पर, वो नजर नहीं आएगा। अब इस सेक्शन 3 के अंदर आपने क्या किया जी, आपने स्टेट काउंसिल बनाने की बात कही, आपने इंपावर्ड कमेटी बनाने की बात कही, नोडल कमेटी की बात कही। सेक्शन 4 के अंदर सभापति महोदय, ये जो इस एक्ट में जो डेवलपमेंट फंड की राशि खर्च होगी, उसके प्रस्ताव से लेकर और ये जब जाएगी मुख्यमंत्री जी की सदारत में बनने वाली स्टेट काउंसिल में, ये बिरबल की खिचड़ी बन जाएगी। अरे आप 100 करोड़ रुपए में तो पैसा खर्च नहीं कर पाए। मैं समझता हूं इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको सोचना पड़ेगा। और आपने इंपावर्ड कमेटी बना दी। मैं समझता हूं इंपावर्ड कमेटी, मुख्य सचिव, इस सरकार को नए जाने अधिकारी लोगों से इतना क्या डर लगता है? मंत्री महोदय थे विभाग के, उनको बना देते, पर नहीं, ये मुख्य सचिव को बनाएंगे। मैं समझता हूं इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूं, और मैं कह सकता हूं, और उसके साथ ही सभापति महोदय एक मैं और बड़े विचारणीय की तरफ आपका दिलाना चाहूंगा ध्यान। मैं आपने सेक्शन 5 में अनुसूचित जाति विकास परिषद के गठन की बात कही इसमें, और सेक्शन 6 में अनुसूचित जनजाति विकास परिषद की, और इसकी सदारत करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। और आप उसके अंदर निश्चित तौर पर आपने इस एक्ट में लेकर आए कि आप उसके अंदर कुछ मान्य सदस्य जो इस विधानमंडल के उनको भी लेंगे। आपकी जो अब तक की आदत और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपकी निगाह हमारी तरफ बढ़ेगी नहीं, अब उधर ही रहेगी, चलो उधर करें। पर मेरे को यह बता दें कि यह जो संविधान है, इस संविधान से, संवैधानिक प्रावधानों से इतर आप कोई एक्ट लेकर आओगे, और एक संविधान के अंदर आर्टिकल 246 और 252(2) इस बात को कहता है कि आपके द्वारा संविधान में जो प्रावधान के अनुसार जो पहले कमेटियां बन गई, पहले जो कानून बन गया, उससे इतर कानून बनाने का अधिकार आपको नहीं है। आप अगर बनाओगे तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास, राज्यपाल महोदय के पास जाएगा और वो स्टक डाउन होगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आर्टिकल 244 इसके अंतर्गत हमारे 5th शेड्यूल बना है, और 5th उसमें महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास सलाहकार समिति के गठन। मतलब आप मल्टीपल बात कैसे कर सकते हो? संविधान का आर्टिकल 246 में से बनी शेड्यूल 5 के अंदर जो हमारी लिस्ट है, जो हमारी 5वीं अनुसूची, उसकी एंट्री 4 के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय की सदारत के अंदर आप कमेटी बनाते हो, और इधर आप इसी में सेक्शन 5 के अंदर स्टेट काउंसिल बनाते हो मुख्यमंत्री जी के सदारत में। मैं समझता हूं ये धरातल पर उतरने वाली बातें नहीं। मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर आप जब जवाब देंगे तो मेरे इन बातों का जरूर जवाब दें, क्योंकि मैं कोई लंबी बात व्याख्यान करने खड़ा नहीं हुआ, मेरे बाद भी बहुत से लोग बोलेंगे, पर मैं निश्चित तौर पर जिस बात को सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा, और जिस आर्टिकल 46 प्रिंसिपल और डायरेक्टिव की बात आपने कही, और जिस अनुसूचित जाति का सामाजिक न्याय और शोषण से संरक्षा की बात आपने कही, ये हो क्या रहा है मंत्री महोदय? आप तो गृह मंत्री के रूप में भी कर रहे हो। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, ये पुलिस के प्रतिवेदन, ये आंकड़े चिल्ला के क्या कह रहे हैं? आज अनुसूचित जाति के अत्याचार के अंदर राजस्थान इस देश के अंदर तीसरी पायदान पर खड़ा है।
सुबह से शाम होती है सभापति महोदय। 24 घंटों के चक्र में राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोग 20 लोग शिकार होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। और मैं अभी निवेदन करूं कि आपने जो मुकदमे दर्ज हुए उसके अंदर इसी साल की बात करूं मैं 1 जनवरी से 15.64% मुकदमे तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी जाएगा, किसको चिंता। और आपने आधे से ज्यादा मामले में 7,524 के मामले दर्ज हुए इसी वर्ष में, और उसमें आपने 3,260 में फार्टिंग दी। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये इसी तरह की हालत जो अनुसूचित जनजाति जिन्होंने राणा प्रताप के अंदर, जल्दी घाटी के अंदर पुंजा भील की अगुवाई के अंदर युद्ध लड़ा, उनकी हालत इससे भी बुरी है। वो पूरे देश के अंदर, मेरे आंकड़े नहीं है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अतिरंजित बात भी कभी नहीं करता, मेरी आदत में शुमार भी नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट और पुलिस का प्रतिवेदन कहता है कि इस पूरे मुल्क के अंदर एसटी पर जो अत्याचार हो रही है, राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है, दूसरी पायदान पर खड़ा है। और मैं निवेदन करूं, और इसके साथ ही मैं मेरी बात समाप्त करूं, इससे पहले मैं सदन का ध्यान राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकार निगम लिमिटेड, आपको मालूम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत लाभकारी योजना से लेकर इस निगम के द्वारा केंद्रीय परिवर्तित योजना, अनेकों योजना है। और उस योजना में जब से आप उधारे, हालत क्या है, 2018-19 में भौतिक लक्ष्य की बात करूंगा मैं, भौतिक लक्ष्य थे 58,065 और आपकी उपलब्धि थी 23,059, यानी 39.73%। आप नया एक्ट ला रहे हो, डेवलपमेंट फंड ला रहे हो, वोट ठगने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो। 2019-20 में आपकी उपलब्धि थी 78,648 में 36,153, 45.9। 2020 में 6,284 और आपकी उपलब्धि थी 38,303, 61.03। और इस बार इस वित्तीय वर्ष में 52,103 उपलब्धि रही, 15,000.4%। और मैं समझता हूं कि अगर मैं देखूं एक राष्ट्रीय निगम योजना, ये एसटी की पोप योजना, प्रतिपक्ष के नेता 7.4% की उपलब्धि है इस सरकार की, जो एसटी के लिए कानून बनाकर उन्हें कह रही है कि उनकी जनसंख्या के अनुसार हम उनको देंगे। इसी प्रकार का आंकड़ा ये जनजाति क्षेत्र विकास विभाग उदयपुर की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, मतलब सभापति महोदय, इसमें अलग अलग योजना है। जनजाति कल्याण निधि है, इसमें विशेष केंद्रीय सहायता की भी है। इसके अंदर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार जो मिलने वाली राशि उसका जिक्र भी है। और इन केंद्रीय परिवर्तित योजना, छात्रावास निर्माण, वन बंधु कल्याण योजना, शहरी विकास योजना, सबका मैं जिक्र करूं 2021-22 में 715 करोड़। और खर्च क्या कर रहे हो, अब रिलीज क्या किया आपने, 240 करोड़। मंत्री महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं इससे पहले आपको एक खतरे से आगाह करता हूं। वो समय नहीं है जब SC ST का व्यक्ति साक्षर नहीं हुआ करता था। आज राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर 74% साक्षरता पहुंच गई और अनुसूचित जनजाति में 67%। ये खतरा है। आज का नौजवान इस बहस को भी ऑनलाइन देख रहा है और आपका असली चेहरा भी देख रहा है। मैं समझता हूं आपको अनुसूचित जनजाति का चेहरा तो दिख गया होगा, 22 में से 15 हम इधर बैठे हैं, और आपको आने वाले समय में अनुसूचित जाति का चेहरा भी दिख जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं और मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं, कई ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें दलगत उस राजनीति से ऊपर उठकर उस वर्ग के लिए जो आजादी के बाद शोषित, आजादी से पहले शोषित था, पीड़ित था, बाबा साहब अंबेडकर ने जिसे मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों बातें कही, कम से कम इसके लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी अगर आप निश्चित तौर पर जनसंख्या के अनुपात में बजट का एलोकेशन करोगे, गांव के अंदर एसटी की बस्ती के अंदर सड़क जाने में, गांव के अंदर SC की बस्ती के अंदर बिजली पहुंचाने में, नल पहुंचाने में, बच्चों को छात्रवृत्ति देने में, कल्याण की योजना में अगर आप करोगे तो सबसे पहले मैं आपको माला पहनाने आऊंगा। आप चाहे मेरा कोटा में आने पर जो पहले आपने करवाया ना स्वागत, चाहे वैसे ही करा देना, पर फिर भी मैं आपके घर आके माला पहनाऊंगा। पर मैं आपको जानता हूं, बरसों से छदम रूप से इस कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने
वोट का मशीन माना है SC ST के लोगों को, इस बार असली चेहरे से नकाब उठेगा। और मैं आज कह रहा हूं, मेरी बात समाप्त करने से पहले सभापति महोदय, चेहरे से जिस दिन नकाब उठना चला जाएगा नीचे नकाब, असली चेहरा आपका सामने आ जाएगा, तब आपके साथ एक नहीं टिकेगा। इसलिए मेरा मत है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए।